Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। मित्रों, रीट 2021 एग्ज़ाम हेतु शिक्षण विधियों का टेस्ट नंबर 23 लेकर आया हूं। मतलब 22 टेस्ट इसके पहले ले चुका हूं। तो साथियों, रीट 2021 में बिल्कुल शानदार लेवल के जो प्रश्न शिक्षण विधियों के बनेंगे, वैसे ही 20 प्रश्न आज आपके लिए लेकर आया हूं। देखिएगा, 10 भी अगर सही कर दो तो मतलब पढ़ रहे हो, 15 सही कर दिए तो मतलब बेस्ट से भी बेस्ट आपकी तैयारी चल रही है साथियों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोनों लेवल के लिए है ये। आज 3 टेस्ट कौन कौन से मैं बता देता हूं। पहला टेस्ट आपके है हिंदी का, दूसरा टेस्ट इसमें आपके है शिक्षण विधियों का, तीसरा टेस्ट है मनोविज्ञान में प्रथम जो। तो मित्रों, मनोविज्ञान में कौन क्या है, मनोविज्ञान में कौन किसका जनक है, सभी चीज़ें 40 पॉइंटों के बारे में मात्र 15 मिनट में बात करेंगे। 40 पॉइंटों के बारे में जो आश्चर्यजनक रहेगी आपके लिए, तो उस वाले वीडियो को जरूर अटेंड करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, दल शिक्षण विधि में दल होता है छात्रों का, प्रधानाध्यापकों का, अध्यापकों का और उपयुक्त सभी का। तो मैंने परसों एक टेस्ट डाला था शिक्षण विधियों का, उसमें एक शिक्षण विधि डाली थी दल शिक्षण। छोटा सा टेस्ट था 15 मिनट का, जिसमें आपको बहुत ही शानदार 10 शिक्षण विधियां कराई थी मैंने मात्र 15 मिनट में। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि दल शिक्षण में अध्यापकों का दल होता है, छात्रों का या प्रधान अध्यापकों का नहीं, बल्कि अध्यापकों का दल होता है साथियों। तो विकल्प नंबर 3 सही है प्रश्न नंबर 1 में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। गागर में सागर भरना किस विधि के संदर्भ में कहा जाता है? सूत्र विधि, आगमन विधि, विश्लेषणात्मक विधि, समवाय विधि। बिल्कुल विधियों ही विधियों के क्वेश्चन हैं, यकीन मानिएगा टॉप लेवल के क्वेश्चन है ये। तो गागर में सागर भरने का कार्य कौन सी विधि करती है मित्रों? सूत्र विधि। क्योंकि सूत्र विधि में छोटा सा सूत्र होता है लेकिन पूरा सॉल्यूशन निकल जाता है। तो इस प्रकार आपका दूसरे क्वेश्चन में प्रथम विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तो साथियों, तीसरा क्वेश्चन, प्रयोजना विधि का अंतिम सोपान है समस्या की रूपरेखा बनाना, मूल्यांकन करना, गृह कार्य देना और प्रतिवेदन। तो मैंने उस ही परसों वाले वीडियो में शिक्षण विधियों में प्रयोजना विधि भी आपको कराई थी। जनक कौन है? किलपेट्रिक। कौन है साथियों? किलपेट्रिक है। इसमें इन्होंने 6 सोपान बताए हैं प्रयोजना विधि के। पहला सोपान कौन सा बताया था? परिस्थिति उत्पन्न करना। यहाँ क्या पहला पूछा है? नहीं, पूछा है आपसे अंतिम। अंतिम क्या बताया था? आलेखन करना। क्या बताया था? आलेखन, जिसको मैंने बताया था प्रतिवेदन या लेखा जोखा भी कहा जाता है। तो साथियों, चौथा विकल्प सही है। प्रयोजना विधि का अंतिम सोपान क्या होता है? प्रतिवेदन तैयार करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। बालकों में तर्क व चिंतन क्षमता का विकास करना किसका उद्देश्य है? नाटक शिक्षण का, व्याकरण शिक्षण का, गद्य शिक्षण का, पद्य शिक्षण का। मित्रों, राइट आंसर बताइएगा, क्या रहेगा चौथे क्वेश्चन का सही आंसर? तो बताइए राइट आंसर। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का आंसर 4 ऑप्शन नहीं है, इसमें आपको बोनस दिया जाएगा 100%। मैंने जान करके ही चारों ही ऑप्शन गलत डाले हैं। क्यों डाले हैं? क्योंकि आप सोचो, जितना ज़्यादा सोचोगे उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन राइट होंगे। यहाँ नहीं, मेन एग्जाम की कह रहा हूँ। अभी से अगर आप ऐसी सोच रखने लग जाओगे तो आप एग्जैक्टली एग्जाम में बहुत ही अच्छी तरीके से कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सही करके आओगे। क्योंकि देखिए, नाटक शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है मित्रों? अभिनय कला का विकास करना। यहाँ क्या है? तर्क व चिंतन क्षमता। व्याकरण शिक्षण का क्या होता है? भाषाई कुशलता का विकास करना। पद्य शिक्षण का क्या होता है? भावानुभूति, रसानुभूति करना। गद्य शिक्षण का क्या होता है साथियों? छात्रों में जो अर्थ ग्रहण की कुशलताएं हैं उनका विकास करना। तो यहाँ चारों ही गलत है फिर, क्योंकि तर्क व चिंतन क्षमता का विकास करना किसका होता है? कहानी शिक्षण का मूल उद्देश्य होता है। किसका होता है साथियों? कहानी शिक्षण का। तर्क, चिंतन व कल्पना शक्ति का विकास करना। तो इस प्रश्न पर क्या मिलेगा आपको?
बोनस। और अगर आप सोच रहे हो कि बोनस मिल रहा है और अगर किसी पे टिक कर दिया था आपने, और अगर आप ये नहीं सोच रहे थे कि यार इसमें तो कोई भी नहीं रहेगा, तो फिर आप सही हो मित्रों। प्रश्न नंबर 5, 4H में सम्मिलित, सम्मिलित लिखा था सॉरी, ये सम्मिलित नहीं है, हेड, हियर, हर्ट, हैंड। तो मित्रों मैं आपको बता दूं कि 4H महात्मा गांधी के द्वारा दिए गए थे। मैंने परसों बताया था, वापस परसों का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि शॉर्ट नोट्स बना रहा हूं मैं, शॉर्ट नोट्स जो आपको वीडियो के माध्यम से दिए जा रहे हैं। 3 वीडियो तो डाल दिए शॉर्ट नोट्स वाले, प्लेलिस्ट बना रखी है, देख सकते हो। देखिए जो हेड है, हैंड है, हर्ट है और एक और होता है हेल्थ, ये 4 चीजें 4H में आती है, हियर नहीं आता है। तो मित्रों दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 5 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं गद्य शिक्षण में, पद्य शिक्षण में, दोनों में और कोई नहीं। तो मेरे हिसाब से आप क्या करोगे, कोई नहीं को तो बाहर निकालोगे और दोनों पे जाओगे, लेकिन दोनों भी गलत है क्योंकि विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न सिर्फ गद्य शिक्षण में पूछे जाते हैं, जबकि पद्य शिक्षण में भाव विश्लेषण प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। तो विकल्प नंबर 1 सही रहेगा प्रश्न नंबर 6 में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना जैसे कौशलों के बारे में सबसे पहले किसने बताया? विलियम किलपेट्रिक ने, फ्रोबेल ने, महात्मा गांधी ने और मैडम मारिया मोंटेसरी ने। तो मित्रों सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना इसके बारे में सबसे पहले फ्रोबेल के द्वारा बताया गया, जबकि अगर यूं पूछे सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना तो फिर मोंटेसरी हो जाएगा मित्रों, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, तो फ्रोबेल राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, संस्कृत में प्रत्यक्ष विधि का विकास वीपी बोकिल ने किया, किंतु इस विधि के जनक कौन है? पामेर एवं फ्रिज, वीपी बोकिल, नॉर्मन क्राउडर और डेविड वार्डिंग। तो साथियों इसी क्वेश्चन को यदि संस्कृत में पूछा जाता है कि प्रत्यक्ष विधि के जनक कौन है, तो वीपी बोकिल बिल्कुल आपका 100% राइट आंसर है। लेकिन प्रश्न क्या पूछ रहा है, संस्कृत में तो विकास सबसे ज्यादा किसने किया? वीपी बोकिल ने, इसलिए वो जनक कहे जाते हैं, लेकिन वास्तव में इस विधि का जो निर्माण है वो पामेर एवं फ्रिज के द्वारा किया गया था। तो आपका प्रथम विकल्प सही है यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। मोंटेसरी ने अपनी शिक्षण विधि में सर्वाधिक बल दिया क्रिया आधारित अधिगम को, ज्ञान के अर्थ निर्माण में, ज्ञानेंद्रियों पर आधारित अधिगम में और हस्तशिल्प शिक्षा में। तो मित्रों मोंटेसरी ने, देखिए चारों ही विकल्प हो सकता है सही लग रहे हो, लेकिन मित्रों सबसे ज्यादा इनमें से राइट आंसर कौन सा रहेगा? ज्ञानेंद्रियों पर आधारित अधिगम में, क्योंकि मोंटेसरी का यह मानना था कि बालक की जो ज्ञानेंद्रियां हैं उसको प्रशिक्षित करके सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि बालक ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सर्वाधिक ज्ञान ग्रहण करता है, इसलिए इन्होंने ज्ञानेंद्रियों पर आधारित अधिगम पर सर्वाधिक बल दिया था। तीसरा विकल्प सही है 9वें क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। एक बार देखना 100 बार सुनने से बेहतर है, उपयुक्त कथन किस विधि के संदर्भ में है? प्रयोजना विधि, खोज विधि, समस्या समाधान विधि, भ्रमण विधि। तो एक बार देखो 100 बार सुनो, तो देखोगे किसमें? भ्रमण विधि में देखोगे साथियों। उपरोक्त जो कथन है ये भ्रमण विधि के संदर्भ में कहा जाता है। विकल्प नंबर 4 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 10 में। कोई भी डाउट किसी भी प्रश्न पर हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो आप, और हमें बता सकते हो कि सर इस प्रश्न पर हमें ये डाउट है। तो आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 पर। 11वां क्वेश्चन, वर्तमान में प्राथमिक स्तर पर जो विद्यार्थी डायरी का प्रचलन है किस विधि की देन है? डाल्टन विधि, ठेका विधि, बिनेटका विधि, दल शिक्षण विधि। तो जो विद्यार्थी डायरी दत्त कार्य जो दिया जाता है गृह कार्य, वो बिनेटका विधि की देन है साथियों। मैंने लिखाया था उस दिन भी, परसों के दिन शिक्षण वीडियो, एक एक मेन पॉइंटों के वो वीडियो है। आज का जो साइकोलॉजी का वीडियो है वो भी मेन पॉइंटों पर ही आधारित है, मतलब गोल्डन नोट्स कह सकते हो आप उनको, जो ये शॉर्ट नोट्स आ रहे 2021 वाले, रीड 2021 शॉर्ट नोट्स, ऐसे मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से आप गोल्डन नोट्स समझ लो आप उनको।
15-20 मिनट में, यूँ मानो आप जो चीज़ 3-4-5 घंटे में पढ़ते हो वो चीज़ 15-20 मिनट में हो रही है आपके। प्रश्न नंबर 12, प्राथमिक कक्षाओं में सामाजिक अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? प्रादेशिक विधि, कहानी विधि, वाद विवाद विधि, साक्षात्कार। तो प्राथमिक स्तर पर आप साक्षात्कार तो लोगे नहीं, वाद विवाद भी बच्चों से क्या विवाद करवाओगे, लड़ जाएंगे वो तो प्राथमिक छोटे बच्चे तो। प्रादेशिक विधि भी नहीं, बल्कि सामाजिक अध्ययन के लिए कहानी विधि को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है मित्रों प्राथमिक स्तर पर, सामाजिक अध्ययन पढ़ाने हैं तो। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 पर। किस विधि में बालक तत्परता के साथ अधिगम करता है? दल शिक्षण में, सूक्ष्म शिक्षण में, व्याख्यान विधि में और अभिकर्मित अनुदेशन में। तो स्वगति के साथ, तत्परता के साथ, स्वगति से अधिगम बालक करता है अभिकर्मित अनुदेशन विधि में साथियों। B.F. स्किनर के द्वारा दी गई थी, बार बार बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी परसों ही बताया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14, कौन सी विशेषता आगमन विधि की नहीं है? देखिएगा विकल्पों को, इसमें ज्ञान अधिक ग्रहणशील होता है, रटने की प्रवृत्ति कम होती है, प्राथमिक स्तर पर उपयोगी है और पाठ के विकास की गति तीव्र होती है। तो मित्रों मैं आपको बता दूं कि प्राथमिक स्तर पर उपयोगी है, रटने की प्रवृत्ति भी कम होती है, ज्ञान अधिक ग्रहणशील भी होता है, लेकिन पाठ के विकास की गति तीव्र न होकर कैसी होती है? मंद होती है, क्योंकि उदाहरण आराम से उदाहरण दे देकर समझाएंगे। तो इसलिए चौथा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 14 में। चलिए मित्रों प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं। विज्ञान शिक्षण में प्राथमिक स्तर पर बच्चों को शिक्षण देना चाहिए व्याख्यान विधि द्वारा, प्रदर्शन विधि द्वारा, योजना विधि द्वारा और व्याख्यान युक्त प्रदर्शन द्वारा। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को आप शिक्षण दे रहे हो, व्याख्यान के द्वारा तो दोगे नहीं, विज्ञान हो भले, प्रदर्शन के द्वारा दे सकते हो, किंतु व्याख्यान युक्त प्रदर्शन सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें व्याख्या भी करोगे, प्रदर्शन भी करोगे तो बच्चों के जल्दी समझ में आएगी। चौथा विकल्प सही है, मतलब उस चीज के बारे में बताओगे जिसका प्रदर्शन भी कर रहे हो। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 15 पर। 15 पे क्या 16वें क्वेश्चन में आएंगे। गणित शिक्षण में अबेकस का प्रयोग किया जाता है कोणों के मापन हेतु, रेखाखंड निर्मित करने हेतु, त्रिभुज बनाने हेतु या गिनती सिखाने हेतु। तो देखिए जो अबेकस एक सहायक सामग्री है, दृश्य सामग्री में इसको रखा जाता है साथियों। गिनतारे भी इसको बोलते हैं। बच्चों को गिनती सिखाने के लिए इसका प्रयोग गणित शिक्षण में किया जाता है। चौथा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 16 में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। तो मित्रों प्रश्न नंबर 17 क्या है देखेंगे 17वें क्वेश्चन को भी। किस विधि का प्रयोग सभी अध्यापक कुशलता से नहीं कर पाते हैं? प्रयोजना विधि का, व्याख्यान विधि का, लेखन विधि का और सभी। तो मित्रों मैं आपको बता दूं कि ये जो व्याख्यान विधि है इसका प्रयोग सभी अध्यापक कुशलता से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि देखा होगा कई जगह आपने कि अध्यापक को ज्ञान तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, उसको जानता वो हर चीज़ है, लेकिन फिर भी वो बच्चों को समझा नहीं पाता है। बच्चे कहते हैं कि हमें उस सर के जो टीचिंग है उनका जो शिक्षण तरीका है वो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता, वो पढ़ाते हैं जब तो हमें कुछ याद ही नहीं रहता, जबकि ज्ञान पूरा होता है। क्यों? क्योंकि उनकी व्याख्यान शैली सही नहीं है साथियों। तो व्याख्यान विधि का प्रयोग सभी अध्यापक कुशलता से नहीं कर पाते। बहुत सारे जो टीचर होते हैं भले ही कम नॉलेज हो, लेकिन विद्यार्थी तुरंत उनकी बात को समझ जाते हैं, क्योंकि उनमें वो क्वालिटी होती है बच्चों को समझाने की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18। गहन अध्ययनिष्ठ शिक्षण में मौन वाचन किस कक्षा से आरंभ होता है? कक्षा 6, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5। तो मित्रों देखिए ये क्वेश्चन रीट एग्जाम में आ चुका है, लेकिन वहां पर ये शब्द नहीं आया था। प्रश्न आया था मौन वाचन किस कक्षा से आरंभ होता है, तो माना गया था कक्षा 3। लेकिन अगर यूं पूछे कि गहन अध्ययनिष्ठ शिक्षण में, गहन अगर अध्ययनिष्ठ शिक्षण करना है तो फिर कक्षा 6 100% नो डाउट। लेकिन अगर गहन अध्ययनिष्ठ ना हो तो फिर कक्षा 3 ही आएगा। यहाँ प्रथम विकल्प सही है 18वें क्वेश्चन में।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19, मौन वाचन के ऊपर अत्यधिक बल किसने दिया? ब्रायन ने, कोरेन ने, डेचेंट ने और स्मिथ ने। तो साथियों एक किताब का नाम है साइलेंट रीडिंग। क्या है? साइलेंट रीडिंग। ये किताब लिखी गई थी ब्रायन के द्वारा। इन्होंने इस पुस्तक में मौन वाचन पर बहुत ज़्यादा बल दिया था साथियों। तो विकल्प नंबर 1 सही है 19 में। अंतिम और 20वां क्वेश्चन, लेकिन क्या आपने हमारे चैनल स्टडी विद पीएन लोधा को सब्सक्राइब किया साथियों? अगर नहीं किया तो कर सकते हो, इच्छा है मोटिवेट कर सकते हो, हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है मित्रों। तो बेल आइकन भी दबा लेना ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुंच जाए। प्रश्न नंबर 20, विज्ञान शिक्षण में नवाचार नहीं है। सेमिनार का प्रयोग, टोली शिक्षण विधि का प्रयोग, खेल खेल में शिक्षा और सूचनाओं का आदान प्रदान। तो मित्रों देखिएगा, टोली शिक्षण मैंने कहा था नवाचारी विधि है, सेमिनार का प्रयोग नवाचार है, खेल खेल में शिक्षा नवाचार है, सूचनाओं का आदान प्रदान तो हमेशा से ही होता आया है, इसलिए चौथा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 20 में। तो 20 क्वेश्चन कराए हैं, बताइए अब अपना स्कोर बता के जाओ कि कौन 15 पे पहुंचा, हमें जरूर बताए साथियों, और 15 प्लस भी निकला तो कौन निकला। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, मिलते हैं अगले वीडियो में।